सो जो प्रोकैरियोटिक का जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है उसको हम 4 पार्ट में ऑलरेडी डिवाइड कर चुके हैं। पहला हो गया प्री इनिशिएशन, फिर आया इनिशिएशन, उसके बाद इलोंगेशन एंड अल्टीमेटली लास्ट स्टेप टर्मिनेशन। ऑलरेडी प्री इनिशिएशन जो स्टेप है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हो। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन का जो इनिशिएशन स्टेप है उसके बारे में। स्टेप वाइज पॉइंट वाइज हम समझेंगे। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, mRNA इज रिक्रूटेड टू द स्मॉल सब यूनिट। mRNA के साथ राइबोसोम का जो स्मॉल सब यूनिट है वो है 30S इन केस ऑफ प्रोकैरियोट, उसके साथ इंटरेक्ट होता है। मतलब mRNA जो डिजायर्ड प्रोटीन है, मतलब जो स्पेसिफिक mRNA से जो हमें प्रोटीन चाहिए, मतलब प्रोकैरियोट का जो प्रोटीन उसको चाहिए वो mRNA के साथ आके 30S सब यूनिट बाइंड करता है। बेस पेयरिंग ऑकर बिटवीन RBS एंड 16S RNA। अभी ऐसे तो चिपक वो नहीं रह सकता, चिपकने के लिए उसको क्या चाहिए, तो एक बेस पेयरिंग चाहिए स्पेसिफिक, ठीक है। तो राइबोसोम बाइंडिंग साइट रहता है हमारा जो mRNA है, उसके ऊपर जाके वो राइबोसोम बाइंडिंग साइट है, उसके ऊपर जाके जो 30S सब यूनिट है वो बैठ जाता है। 30S सब यूनिट के अंदर रहता है 16S RNA। इस 16S RNA के साथ जो राइबोसोम बाइंडिंग साइट है mRNA के ऊपर, मतलब mRNA में, उसके साथ आगे बेस पेयरिंग होता है। इसकी वजह से ही 30S सब यूनिट mRNA में आराम से बैठ जाता है। ये जो साइट देख रहे हैं AP, ये हम डिटेल में आते हैं, ईच का जो काम क्या है स्पेसिफिक साइट का, AP एंड दूसरा है जो E साइट, हम आएंगे उसमें। नेक्स्ट जो पॉइंट कह रहा है स्टार्ट कोडन AUG, आप जैसे देख सकते हो स्टार्ट कोडन क्या है, तो AUG मतलब पहला जो अमीनो एसिड आएगा वो कहाँ आएगा, AUG पे, वो कहाँ होगा, तो P साइट में। उसके बाद कह रहा है मेक tRNA ट्रांसफॉर्माइलेज एड फॉर्माइल ग्रुप टू मिथियोनिन। अभी ये क्या है, जो इनिशिएटर प्रोकैरियोट्स में जब पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगा तो उसका जो फर्स्ट एमिनो एसिड आएगा वो क्या है, मिथियोनिन। पर मिथियोनिन अकेला नहीं आएगा, उसके साथ एक फॉर्माइल ग्रुप ऐड किया जाता है। ये फॉर्माइल ग्रुप कब ऐड होगा, तो पहले tRNA के साथ मिथियोनिन को बाइंड करवा दिया जाता है। उसके बाद एक एंजाइम है जिसको हम कहते हैं मेक tRNA ट्रांसफॉर्माइलेज। ये मेक tRNA ट्रांसफॉर्माइलेज वो फॉर्माइल ग्रुप को ट्रांसफर कहाँ करता है, मिथियोनिन पे, और ये बन जाता है एन फॉर्माइल मिथियोनिन। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम कहते हैं F-MET tRNA। ये जाके बैठेगा कहाँ, P साइट में। फिर जो हमारा पॉलीपेप्टाइड चेन का जो सिंथेसिस है वो इनिशिएट होगा। यहाँ पर और एक दो इंपॉर्टेंट एंजाइम है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। पहला एंजाइम है डिफॉर्माइलेज। डिफॉर्माइलेज रिमूव फॉर्माइल ग्रुप फ्रॉम एमिनो टर्मिनस ड्यूरिंग और आफ्टर सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। मतलब जब पॉलीपेप्टाइड चेन बन रहा है या फिर पॉलीपेप्टाइड चेन ऑलरेडी बन चुका है, तो उस केस में क्या होगा, डिफॉर्माइलेज आके फॉर्माइल ग्रुप को हटा देता है, क्योंकि फॉर्माइल ग्रुप को चाहिए नहीं होता है, वो प्रोकैरियोट को फॉर्माइल ग्रुप नहीं चाहिए, तो उसको जाके रिमूव कौन करेगा, डिफॉर्माइलेज। डिफॉर्माइलेज आके उसको रिमूव कर देगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम में आते हैं, मेनी मैच्योर प्रोकैरियोटिक प्रोटीन डू नॉट हैव मिथियोनिन। तो मिथियोनिन कहाँ गया, उसको कौन हटाया, तो एमिनो पेप्टाइडेज रिमूव्स मिथियोनिन। ऐसा प्रोकैरियोट्स में हम बहुत सारा ऐसा प्रोटीन देखेंगे जिसमें मिथियोनिन नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, वो केस में ऑलरेडी मिथियोन था, इनिशिएटर जो एमिनो एसिड वो फॉर्माइलेटेड मिथियोनिन था, पर उसको रिमूव किया जाएगा। रिमूव कौन कर रहा है, एमिनो पेप्टाइडेज आके मिथियोनिन के साथ साथ जो एमिनो टर्मिनस है पॉलीपेप्टाइड चेन का, मिथियोनिन के साथ साथ एक दो और एमिनो एसिड को रिमूव कर देता है। कौन, तो एमिनो पेप्टाइडेज, नाम से ही पता चलता है एमिनो पेप्टाइडेज। प्रोकैरियोटिक का जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है उसमें 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर काम करता है, जिसको हम कहते हैं इनिशिएशन फैक्टर, IF, इनिशिएशन फैक्टर। ऐसे 3 इनिशिएशन फैक्टर है, IF1, IF2 एंड IF3।
तो स्टेप वाइज हम समझेंगे कि जो ईच इनिशिएशन फैक्टर है वो कहाँ बाइंड करता है, फिर करने के बाद उसका रोल क्या होता है ट्रांसलेशन इनिशिएशन में। सो पहले आप देख रहे हो इस डायग्राम में, ये है एक 30th सब यूनिट जिसका ई, पी और ए साइट। तो जो एग्जिट साइट मींस जो इनिशिएशन फैक्टर 3 है वो आके कहाँ बाइंड कर रहा है, जो एग्जिट साइट है उसमें। सो IF3 associates with small subunit near E site. It helps in dissociation of ribosome into small and large subunit. जब तक IF3 30th subunit के साथ जब तक ये बाइंड किया हुआ है, लार्ज सब यूनिट आके ये 30th सब यूनिट के साथ नहीं बाइंड कर सकता। जब हम इसका टर्मिनेशन पढ़ेंगे ट्रांसलेशन का, तो उसमें हम देखेंगे लास्ट में IF3 आता है और जो 70th राइबोसोम है उसको डिसोसिएट करता है 30th एंड 50th सब यूनिट में। उसके बाद दो और इनिशिएशन फैक्टर है, एक हो गया IF2 और दूसरा हो गया IF1। IF2 के पास GTPase एक्टिविटी है, IF2 GTP को साथ लेके चलता है। तो बेसिकली IF1 यहाँ पर आप देख सकते हो, ये IF1 एंड IF2 आके कहाँ बाइंड करेगा, तो नियर ए साइट, आई मीन SL साइट। IF1 IF2 GTP बाइंड विथ स्मॉल सब यूनिट एट ए साइट। IF1 प्रिवेंट बाइंडिंग ऑफ tRNA। सो IF1 का काम क्या होता है, प्रिवेंट बाइंडिंग ऑफ tRNA। जो इनिशिएटर tRNA है, एपमेट tRNA, वो आके कहाँ बाइंड करेगा, तो P साइट में, P साइट में आके वो बाइंड करता है। पर जब IF1 प्रिवेंट बाइंडिंग ऑफ tRNA एट ए साइट, उसके बाद इनिशिएटर tRNA के बाद नेक्स्ट जो tRNA आएगा वो आके फर्स्ट ए साइट में आके बाइंड करेगा। पर इनिशिएशन के लिए जो tRNA है, एपमेट tRNA, उसको आके बाइंड करना है पी साइट में, तो वो ए साइट में भी जाके बाइंड कर सकता है। उसको प्रिवेंट करने के लिए ए साइड में बैठ जाता है कौन, IF3। लो भी बाइंड कर लो, IF3 ऑलरेडी बाइंड कर चुका है वहां पर। नाउ IF2 इज ए GTPase। IF2 is a GTPase interact with IF1 small subunit and charge initiator tRNA. So IF2 is a GTPase। IF2 बेसिकली क्या है, एक GTPase है, interact with IF1 small subunit and charge initiator tRNA। So IF3 कंपोनेंट के साथ IF2 का इंटरेक्ट होगा, बाद में डायग्राम में हम देखेंगे। एक तो हो गया स्मॉल सब यूनिट, दूसरा हो गया IF1 और तीसरा हो गया जो इनिशिएटर tRNA आएगा, एपमेट tRNA, उसके साथ बाइंड करता है। IF2 का काम क्या है, IF2 फैसिलिटेट द एसोसिएशन ऑफ एपमेट tRNA विथ स्मॉल सब यूनिट। जो पहले जो tRNA को लेके कौन आएगा, उसका बाइंडिंग में हेल्प कौन करेगा, तो IF2 इनिशिएशन फैक्टर 2। अभी यहाँ पर आप देखोगे जो डायग्राम है, इसमें आप इजीली समझ सकोगे। ये हो गया P साइट। थर्ड जो स्टेप है उसमें एपमेट tRNA आएगा और mRNA, जो डिजायर्ड प्रोटीन हमें चाहिए, प्रोकैरियोटिक को जो डिजायर्ड प्रोटीन चाहिए, उसका mRNA आके बाइंड करेगा 30th सब यूनिट पे। बाइंड करने के बाद इसका जो P साइट में, उसमें आके कौन बाइंड करेगा, एपमेट tRNA। फॉर्माइलेटेड मिथियोनिन के साथ एपमेट tRNA आ गया, P साइट में आके बैठ गया। अभी GTP और IF2 मतलब IF1 अभी भी है और IF3 भी है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो IF2 है उसके साथ ऑलरेडी GTP बाइंड हुआ है, IF2 के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, जो हमारा IF1 है उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है। दूसरी तरफ tRNA के साथ भी ये इंटरेक्ट कर रहा है और 30th सब यूनिट के साथ भी ये जो IF2 इंटरेक्ट कर रहा है। सो बाइंडिंग ऑफ एपमेट tRNA एट P साइट। एपमेट tRNA कहाँ आएगा, जो एपमेट tRNA या फिर उसको हम इनिशिएटर tRNA भी कहते हैं, वो आके P साइड में आके बाइंड करेगा। फॉर्म 30th इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है इसको हम कहते हैं 30th इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। सो अभी तक हम लोग देखें कि tRNA आके P साइड में बाइंड कर चुका है, IF3 रिलीज हो चुका है और
अभी जो इनिशिएशन फैक्टर 2 एंड इनिशिएशन फैक्टर 1 अभी तक उसके साथ जो 30S कॉम्प्लेक्स है उसके साथ बाइंड कर चुका है, पर 30S जो कॉम्प्लेक्स है वो अकेला सब कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो पेप्टिडाइड ट्रांसफरेंस एक्टिविटी है, जो पेप्टाइड जो एंजाइम्स रहता है, हेल्प करता है जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में, वो कहाँ है? वो है 50S सब यूनिट। सो 50S सब यूनिट को आना बहुत ज़रूरी है। तो अब हीरो का एंट्री होगा कब? 50S सब यूनिट। फोर्थ स्टेप में क्या होगा? 50S सब यूनिट जो हीरो है वो आके बाइंड करेगा 30S सब यूनिट के साथ, वाइफ के साथ बाइंड करेगा और 70X एक कंप्लीट हस्बैंड वाइफ का जोड़ी बनेगा। तो ये जब 50S सब यूनिट आके बाइंड करेगा यहाँ पर, तो 50S सब यूनिट कुछ कॉन्फॉर्मेशनल इसके अंदर कुछ चेंज होगा। इसकी वजह से IF2 के जो GTPase एक्टिविटी है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अगर IF2 का GTPase एक्टिविटी एक्टिवेट हो गया तो उसके पास जो GTP है वो कन्वर्ट हो जाएगा GDP में। पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, IF2 GDP यहाँ पर लाइन आप देख सकते हो, बाइंडिंग ऑफ लार्ज सब यूनिट स्टिमुलेट GTPase एक्टिविटी ऑफ IF2। IF2 GDP हैज लेस एफिनिटी, लाइट की वजह से मे बी ये लेस एफिनिटी आपको नहीं दिख रहा होगा, ये है। सो IF2 GDP हैज लेस एफिनिटी फॉर राइबोसोम एंड tRNA। जब IF2 GTP से IF2 GDP में कन्वर्ट हो जाता है तो IF2 GDP हैज लेस एफिनिटी टुवर्ड्स राइबोसोम एंड tRNA। सो IF2 अभी उसको बाइंड नहीं करना है, क्योंकि उसका काम था जो tRNA का फैसिलिटी, tRNA का बाइंडिंग में हेल्प करना, लार्ज सब यूनिट का बाइंडिंग में हेल्प करना, अभी उसका कुछ काम नहीं है। तो IF2 रह के क्या करेगा? उसका काम था ये जो हस्बैंड एंड वाइफ था, जो GF एंड BF था, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड था, उसको मिलाने के बाद उसका भी कुछ काम नहीं है IF2 GDP का, तो उसको रिलीज कर दो। तो IF2 को रिलीज कर दिया। अभी IF2 के साथ साथ उसका जो दोस्त है IF1 भी वहां से रिलीज हो जाएगा। सो IF2 एंड IF1 रिलीज हो गया। फिर क्या बना? 70S एक इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। सो IF1 एंड IF2 GDP released and 70S initiation complex is formed। सो ये टोटल जो कॉम्प्लेक्स हो गया ये 70S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है। इसके बाद जो tRNA आएगा एमिनो एसिड को लेके, वो कहाँ आएगा? A साइट में। A साइट में आने के बाद उसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, फिर पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसिस आगे होगा, वो हम देखेंगे इलोंगेशन स्टेप में। तो बेसिकली यही सारा जो इनिशिएशन स्टेप है प्रोकैरियोटिक का जो ट्रांसलेशन में। अगर इस वीडियो का अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू।